के लौटा हूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी जो जानता हूँ तो कुल मिला के भारतीय इतिहास में, सनातन धर्म के इतिहास में लव कुश भी उन बागी नौजवानों का नाम है जिन्होंने अपनी हक की लड़ाई पूरी शिद्दत और जुर्रत से लड़ी थी। मैं इसलिए आज के दिन को अहम साथियों, आज एक ऐसे वीर पुरुष की याद की गई है जिसकी जुर्रत को हिंदुस्तान सलाम करता है। यही हिंदुस्तान का असासा है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग हवलदार अब्दुल हमीद को सिर्फ उस्मान साहब का बेटा नहीं कहते, सिर्फ एक सिपाही नहीं कहते, बल्कि वीर का लक़ब साथ लगा के उनको हिंदुस्तान का महान सपूत कहते हैं। यही हिंदुस्तान का जेवर है और यही हिंदुस्तान की ताकत है। मैं जानता हूं महफिल मिली जुली है, सियासी नहीं है, लेकिन फिर भी इशारों इशारों में कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा जो मेरी फितरत है। हिंदुस्तान के बादशाह ने, हम बादशाह इसलिए कहते हैं कि जिस आदमी में राजा होने की ठसक होती है, जिस आदमी में बादशाह होने का अहंकार होता है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। जिस आदमी की निगाह में लोकशाही की कीमत कम और राजशाही की कीमत ज्यादा होती है, उसे बादशाह ही कहना चाहिए। हिंदुस्तान के बादशाह ने एक शख्स को बुलाया जो दुनिया में अहंकार, जुल्म, गोरे काले का फर्क, अमीर गरीब का फर्क और दुनिया के जितने भी अहिंसक आंदोलन हैं उनमें उसकी कोई न कोई भूमिका रहती है। यानी हिंदुस्तान के बादशाह ने अमेरिका के बादशाह को बुलाया, लेकिन अमेरिका का बादशाह अखबार वालों जब यहां से लौट के गया तो जाते वक्त उसने जो सीख दी हिंदुस्तान के बादशाह को, वो सीख ये थी कि तुम अगर मुल्क में इत्तेहाद बनाए कायम रखोगे, अगर तुम मुल्क में भेदभाव को नहीं पनपने दोगे, अगर तुम मुल्क में भाईचारे को कायम रख सकोगे, तभी तुम्हारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकेगा। ये कह के चाय पी के चला गया और ये कहना कोई मामूली नहीं था। गांधी की जमीन पर, नेहरू की जमीन पर, लोहिया की जमीन पर, विनोबा की जमीन पर, बहादुर शाह की जमीन पर, तात्या टोपे की जमीन पर, झांसी की रानी की जमीन पर, नाना साहब पेशवा की जमीन पर अगर कोई अमेरिकन बादशाह आके हमारे हिंदुस्तान के बादशाह को ये सबक देता है कि इत्तेहाद कायम रखना, ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा देश हिंदुस्तान में भाईचारे के लिए जाना जाता है। मेरा देश हिंदुस्तान में उस राखी के लिए जाना जाता है जो कर्णावती ने हुमायूं को भेजी थी और हुमायूं ने अपनी जंग छोड़ दी थी और ये कहा था कि मुगलों की आबरू का सवाल है, बहन की इज्जत का सवाल है, मैं अपनी जंग बाद में लड़ूंगा, पहले कर्णावती की जान की हिफाजत करूंगा और चित्तौड़ के लिए चल रहा था। हमारा मुल्क इन परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये क्यों हुआ? ऐ नौजवानों, ये सोचो, ये क्यों हुआ कि अमेरिका के बादशाह को हिंदुस्तान के बादशाह से ये कहने की हिम्मत पड़ी कि भाईचारा कायम रखना। भाईचारा हमारे गर्व से पैदा हुआ है। भाईचारा अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती से पैदा हुआ है। भाईचारा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की मोहब्बत से पैदा हुआ है। भाईचारा गांधी, अब मोहनदास करमचंद गांधी, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां के प्यार से पैदा हुआ है। भाईचारा राम रहीम से पैदा हुआ है। भाईचारा इस मुल्क में आला सैयद और आला उदल की मोहब्बत से पैदा हुआ है। एक अमेरिका का आदमी जिसके कुत्तों की कीमत हिंदुस्तान के फौजियों से ज्यादा थी, वीर अब्दुल हमीद अगर जिंदा होता तो उसकी रूह रोती कि ये कौन हिंदुस्तान का बादशाह बन गया जिसने हिंदुस्तान के फौजियों से ज्यादा अमेरिकी कुत्तों की इज्जत करी और 5 स्टार होटल में ठहर गया। तुम किन हालात से गुजर रहे हो?
तुम्हारा मुल्क कौन चला रहा है? एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान की उस कम्युनिटी को, जिसका दर्द गोवर्धन जी बयान कर रहे थे, जिसका दर्द जोशी जी बयान कर रहे थे, एक ऐसी कम्युनिटी, मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में कहा, हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पे आज ये प्रोग्राम करने वाले भाइयों, मैं हिंदुस्तान का वो पहला सांसद हूं अखबार वालों। मैंने हिंदुस्तान की संसद में कहा, हम वो लोग हैं कि हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिला वतन हुए। जाओ आज देखो, नेपाल के अंदर एक बोसीदा कब्र, हमारी कम्युनिटी की एक नौजवान रानी लखनऊ छोड़कर गई, बेगम हजरत महल, और ये कहती हुई गई कि सुन अंग्रेज, मुझ जैसी सैकड़ों जवान लड़कियां निछावर हो जाएंगी और तुझे हिंदुस्तान से बाहर जाके, बाहर भीड़ के ही हम दम लेंगे। नेपाल जाके मरी, उसकी खबर नेपाल में बनी है बोसीदा हालत में। हमारे देश से जब हिंदुस्तान की जंग आजादी का सिपह सालार एक बूढ़े बादशाह को चुना गया, जब ये कहा गया कि बहादुर शाह जफर हमारा आइडियल है, तो जानते हो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तारी के बाद जब दूसरे दिन नाश्ता दिया गया तो लॉर्ड हडसन कई कहा लगाता हुआ नाश्ता लेके आया और उस बूढ़े बादशाह से कहा कि इस थाल पे से लाल कपड़ा हटा। जब लाल कपड़ा हटा तो जानते हो नौजवानों, उस लाल कपड़े के नीचे क्या था? अखबार वालों, उस बादशाह के दोनों शहजादों के सर थे। और हडसन ने कहा कि तू इसका नाश्ता कर। बादशाह रो दिया। और जब उनके शहजादों को गिरफ्तार किया गया, वो दिल्ली गेट जो आज खूनी दरवाजा कहलाता है, जब आवाम ने छीनने की कोशिश की तो लॉर्ड हडसन ने शहजादों को गोली मारी और आवाम के बीच खोबे में भर के उनका खून पिया और ये कहा कि अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद तुम्हारी जबानों पे आएगा तो मैं तुम्हारा खून इसी तरह पीता रहूंगा। इस तरह हिंदुस्तान आजाद हुआ था। वो बहादुर शाह जफर ये कहता हुआ मर गया, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं याद में। रंगून में दफन है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से बैठे तो मौलाना ने तकरीर की। मौलाना ने कहा, ऐ फिरंगियों, हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेके जाऊंगा, वरना गुलाम हिंदुस्तान में नहीं जाऊंगा, यही जान दे दूंगा। और इतने जज्बाती हुए कि उनका वहीं इंतकाल हो गया। उनने वसीयत की कि गुलाम हिंदुस्तान की जमीन पे मुझे दफन मत करना। आज वो बैतुल मुकद्दस में दफन है। मैंने नौजवानों हिंदुस्तान की राज्यसभा में उठाया मामला। मैंने कहा कि इनकी कब्रों को माहिरीन शरीयत से पूछ के हिंदुस्तान लाओ। ये हिंदुस्तान का असासा है, ये हिंदुस्तान की तारीख है, ये हिंदुस्तान की तरबियत है, ये हिंदुस्तान की आजादी है। मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में कहा। लेकिन कैसे लोग हुकूमत चला रहे हैं? ऐसे लोग जो तारीख को पैरों से रोन देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? भारत की राज्यसभा में मैंने कहा कि तुम्हारा अखंड भारत मुझे मंजूर नहीं है, फांसी लगा दो। तुम्हारा अखंड भारत मुझे मंजूर नहीं है। मेरा अखंड भारत तो कृष्ण का अखंड भारत है, अशोक का अखंड भारत है, औरंगजेब का अखंड भारत है। मेरा अखंड भारत तो शुरू होता है ईरान से और जाता है बर्मा और श्रीलंका तक। मुझे वो अखंड भारत है। ये छोटा सा भारत बनाना चाहते हैं, ये खंडों खंडों में बांट देना चाहते हैं। तारीख हमारे सामने है। गोवर्धन जी बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, सियासी जमीन पे ज्यादा काम है, लेकिन पाकिस्तान बना था धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पे टूट गया। बांग्लादेश कैसे अलग हुआ? क्या चाहते हैं ये लोग? ये किस सिमत में ले जाना चाहते हैं मुल्क को? अगर इस पे आप लोगों ने बहस नहीं चलाई तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए जस्टिस जोई से एक MP पहले चीफ जस्टिस थे। अल्लाह जाने इस देश के न्याय व्यवस्था में भी कैसे कैसे लोग
काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। चीफ जस्टिस थे वो, और जोइस साहब एक बिल लाए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुख्य धारा में शामिल हो जाए। मैंने जवाब दिया, ऐ कंप्यूटर चलाने वाले नौजवानों, नौकरियों के लिए तो बहुत लोग घूमते हैं, मकान और दुकान कायम करने के लिए बहुत लोग घूमते हैं। मेरी तरह दीवानावार तारीख बनाने के लिए घूमना शुरू करो। मेरी तरह दीवानावार तारीख बनने के लिए घूमना शुरू करो। मेरी वो तकरीर मौजूद है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मैंने राज्यसभा में उन्हें रोका और मैंने कहा, सुन जस्टिस, सुन जोइस, मुझे एहतराम और अदब सिखाया गया है, लेकिन तूने मेरी कौमियत को, मेरी मोहब्बत को, मेरी मुल्क परस्ती को, मेरी राष्ट्रीयता को ललकारा है। इसलिए मैं आज अपनी हदें पार करके तुमसे बोल रहा हूं। और मैंने कहा कि हम वो हैं, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बन रहा था, हमारे सामने दावत थी, हमसे कहा जा रहा था, जिना की दावत थी, जिना कह रहा था कि आओ, मैं एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा जो अल्लाह का मुल्क होगा, एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा जहां कानून शरीयत होगा, एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा जहां चांद सितारा होगा, एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा जहां सिर्फ मुसलमान होंगे। हम वो हैं कि हमने 14 अगस्त 1947 को टोपी वाले जिना को लात मारी थी और चोटी वाले गांधी को बाबा कौम कहा। हमने हिंदू को अपना आइडियल बनाया था। हम जानते थे कि तुम जैसे लोग कल इस मुल्क में पैदा होंगे। मैंने कहा कि जस्टिस जोइस, हमें देखो और तुम राष्ट्रवादी बनो। हमने राष्ट्रवाद की अग्नि परीक्षा दी है। हमने धर्म के नाम पे बनने वाले मुल्क को नकारा है और हिंदुस्तान की मोहब्बत का ऐलान किया है। हमसे बड़ा हिंदुस्तान परस्त कौन हो सकता है? ये मुल्क हमारा है। हम इसकी मोहब्बत में रुके थे। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे सेमिनार करते रहो, इसलिए करते रहो। ये चाहते हैं कि ये बहस बंद हो जाए, ये चाहते हैं कि हवलदार अब्दुल हमीद की कुर्बानी को ना याद किया जाए। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ब्रिगेडियर उस्मान को तुम भूल जाओ। कौन था ब्रिगेडियर उस्मान? अखबार वाले भाइयों, ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तानी फौज का वो शेर था जिसको टाइगर का नाम था। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुआ था। जब इंडो पाक का बंटवारा हुआ, इस सच्चाई को लिखो तुम नौजवानों, या बहुत अच्छे लोग पत्रकारिता करते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान से पूछा गया, जिन्हों ने कहा कि तुम आओ पाकिस्तान में तुम्हें चीफ बनाऊंगा अपनी सेना का। लेकिन उस्मान ने कहा कि मुझे मुल्क तेरे मजहबी नारे से ज्यादा अजीज है। और उस्मान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। यहां ब्रिगेडियर रहा, खाली चीफ नहीं बन सका। और एक दिन पाकिस्तान की एक गोली उसके सर पे आकर लगी, वो शहीद हो गया। हमने खून से साबित किया है हम इस मुल्क को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हजारों हजार बार हमने साबित किया है। हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पे बहुत किया गया। अभी एक साहब कह रहे थे, मैं अफसोस के साथ कहता हूं, कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान की राज्यसभा में ऐसी बेतुकी बातों पे मैं ही करता हूं। आपको देखने को मिलेगा आज तक हवलदार अब्दुल हमीद के नाम से उसके गांव के स्टेशन को हम मंसूब नहीं कर सके। हम नाचने वालों के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं, गाने वालों के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं, खेलने वालों के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन हवलदार अब्दुल हमीद, जिसकी बेवा आज 86 साल की हो चुकी है, कानों से सुनना बंद कर दिया है, खत्म हो गया है, कान खराब हो गए। और बहरी होते हुए ये कहती है, अभी हमारे यहाँ रोज अफ्तार में आई थी वो लखनऊ में, तो अखबार वालों ने कहा तुम्हें कैसा लगता है? उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व है इस बात पे कि मेरे पति ने सारे देश के मुसलमानों की शान शौकत बढ़ाई। ये जज्बा
उस बूढ़ी औरत का। लेकिन हिंदुस्तान किन हालात से गुजर रहा है। एक तबका ऐसा है, अखबार वाले भाइयों, हमारी अपने इंटरव्यू में जब हमारी बात चलती है, हम गरीब मुसलमानों की बात चलती है, तो हमारी उपमा कुत्ते के पिल्ले से देता है। एक तबका ऐसा है, जब हमारे बच्चे पैदा होने का तस्करा होता है, संवैधानिक संस्था का सदस्य है और कहता है कि मुसलमानों के बच्चों की प्रजनन पद्धति तो ऐसी है जैसे सूअर की होती है। एक तबका ऐसा है जो हमारे मुल्क के ऐसे नेताओं को, जो हमारा आइडियल है, ये कहता है कि आजम खां को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। एक तबका ऐसा है, मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में कहा, अखबार वालों भाइयों, मैंने कहा कि एक मंत्राणी ने हिंदुस्तान में ये बहस चलाई है कि फलां के साथ हो तो रामजादे, और अगर उसके साथ नहीं हो तो हरामजादे। मैं फलां राज्यसभा में नहीं बोला हूं, राज्यसभा में नाम लिया है, गोवर्धन जी का एहतराम कर रहा हूं और मिली जुली डाइस का मैंने राज्यसभा में नाम लिया है। मैंने कहा कि एक मंत्राणी ये कहती है कि अगर उनके साथ हो तो रामजादे और हमारे साथ हो तो हरामजादे, अगर हमारे साथ नहीं हो तो हरामजादे। तो मैंने कहा कि ये बताइए, संवैधानिक पौधों पर बैठे हुए लोग अगर हमें हरामजादे कहेंगे, हम मिट्टी के सही, हम कमजोर सही, हम लाचार सही, हम नादार सही, हम बहरे गूंगे और अंधे सही, हमें तकलीफ तो फिर भी होगी, हम इंसान हैं। मैंने राज्यसभा के फ्लोर पे कही, आप ये बात देख लीजिए, अध्यक्ष ने कहा कि हरामजादे निकाल देना चाहिए। आपके यहाँ के एक साहब पहुंच गए हैं राज्यसभा में, उनसे पूछिए, वो भी थे। मैंने कहा कि अगर हरामजादे शब्द राज्यसभा में मेरी तकरीर से निकाला जाएगा तो फिर उस मंत्राणी को भी मंत्री परिषद से निकाला जाएगा जिसने संविधान की कसम खाने के बाद भी हरामजादा कहा है, और वो हरामजादा शब्द नहीं निकाला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन हालात में अपने अकाबरीन को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आप पे है। मैं सिरोज को यूं ही मोहब्बत नहीं करता हूं अपनी कम उम्री के ज़माने से और आज बुढ़ापे तक। मैं सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता हूं कि यहाँ शान फखरी जैसे लोग रहते हैं, जो कहते हैं वो हिंदुस्तान सुनता है। इसलिए आज का ये मौका, आज का ये जश्न, हम उनको खिराजे अकीदत तो पेश करते ही हैं, इसके साथ उन कारगिल के शहीदों को भी हमें याद करना चाहिए, जिनका नाम लेने की वजह से हम पे चुनाव प्रचार में पाबंदी लगा दी। क्या गलत कहा था अखबार वाले भाइयों? हमने यही तो कहा था कि कारगिल की जीत में मुसलमानों के तारीखी योगदान को कोई भुला नहीं सकता। यही तो कहा था कि कारगिल की पहाड़ी पे 10 डिग्री -सेल्सियस टेम्परेचर में नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों के साथ मुस्लिम चार्ली कंपनी के सैनिक शहीद हो रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, और आखिर में पाकिस्तान के तकब्बुर को चकनाचूर करके हिंदुस्तान का तिरंगा लगाने वाला मुस्लिम सैनिक था। हमारा इतना कहना था कि चुनाव आयोग ने हम पर पाबंदी लगा कह दिया कि हिंदुस्तान में 56 साल में पहली बार ये फैसला लिया गया कि चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि आजम खान मुल्क के किसी चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कारगिल के शहीदों का तस्करा किया है। ये जुल्म देखिए, हमसे बिल्ला कहो जवाब नहीं दे, हमसे सुअर कहो जवाब नहीं दे, हमसे हरामजादा कहो जवाब नहीं दे। और हम कौन है? हम वो हैं जिसने जब टोपी वाला और चोटी वाला साथ खड़ा था तो हमने चोटी वाले को अपना बाबा अकरम करार दिया था, हमने अपना बाप माना था, हमने राष्ट्रपिता माना था। मैं गोवर्धन जी यहाँ बैठे हैं, ये बहुत साफ सुथरे लोग हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, मुल्क के सामाजिक ताने बाने को बचा लीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हम बहुत दुखी हैं। हमने मुल्क को तामीर करने में अपना खून सींचा है,
मैंने कहा कि औरंगजेब अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन तंग दिल सियासत के सौदागरों, तुम्हें अब्दुल कलाम के नाम से एक नया रूट भी बनाना गवारा नहीं था। तुमने एक मुसलमान को हटा के दूसरे मुसलमान को रख दिया। अरे बात तो जब होती तुम बड़े बड़े वैज्ञानिक केंद्र बनाते, एजुकेशनल हब बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते। जिस अब्दुल कलाम ने मुल्क को आत्मनिर्भर बनाया था, जो अब्दुल कलाम ने सियासत की गंदगी को पाकीज़गी का पाठ पढ़ाया था, तुम उसको एक नया रास्ता भी बना के नहीं दे सके। इसलिए इन हालात का तबसरा अब्दुल हमीद के बहाने जरूरी है। अब्दुल हमीद एक शख्स नहीं थे। जब इंसान मुल्कों के लिए शहीद होता है, कौमों के लिए शहीद होता है, जब कोई शख्स उसूलों के लिए शहीद होता है, तो वो एक घर, एक जात, एक धर्म, एक शहर की अमानत नहीं होता है। वो अलामत होता है पूरे मुल्क की, पूरे मुल्क के तकब्बुर की, पूरे मुल्क के वक़ार की। और आज हवलदार अब्दुल हमीद को हम मुल्क के वक़ार की हैसियत से देखते हैं और वक़ार मिल्लत का लक़ब यहाँ से उनके लिए देते हैं और ये कहते हैं कि हवलदार अब्दुल हमीद शहीद कभी मारा नहीं करते। तुम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हो। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो मुल्क के ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर इनके खिलाफ एक ऐसी छोटी छोटी महफिलें सजाकर मुल्क की आज़ादी और मुल्क के इत्तेहाद की कहानियाँ सुनाओ। ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का बादशाह हिंदुस्तान से बाहर जाता है तो मस्जिदें देखता फिरता है। हिंदुस्तान से बाहर जाता है तो शहंशाह और बादशाहों की खानकाहों में बैठकर दो जानू होकर टोपी पहन लेता है और जब हिंदुस्तान में होता है तो टोपी उतार के फेंक देता है। तो ये जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, उस हालात में हमें धर्मनिरपेक्ष हिंदू मुसलमान से भी ज्यादा प्यारा है। कल भी था, हमने मौलाना आजाद की आवाज पर रुकना गवारा नहीं किया था, हमें गांधी ने रोका था, हमें नेहरू ने रोका था और आज भी वो हालात बरकरार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक हथियार है जिससे मुल्क में अपने वक़ार को कायम रख सकते हो और वो हथियार है इल्म। यानी एक ज्ञानी 100 जेलें बंद करा देता है। जहां एक अक्लमंद पैदा हो जाता है वहां 100 जेलें बंद हो जाती हैं। इसलिए इल्म की तरफ राग़िब हो। इल्म होगा तो तुम्हारे वक़ार में बुलंदी आएगी, तुम्हारे तख़य्युलात में बुलंदगी आएगी, तुम्हारा समाज में मान बढ़ेगा। तुम कंपटीशन की दौड़ में जहां दुनिया कहां से कहां जा रही है आगे जाओगे। ये महफिल मेरे लिए बहुत कीमती है और इस अजीम महफिल में मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं आप नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ और इतनी देर तक गोवर्धन जी ने मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए भी मैं बड़े भाई का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। आइंदा भी सजाते रहिए ऐसी महफिलें और इस तरह की बहस और मुबाहिसे करते रहिए ताकि दिल की बात दिल में रहती है तो घुटते रहोगे, अगर ज़बान पे आएगी तो हल्के हो जाओगे और कुछ नया निकल के आएगा। आप सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हवलदार अब्दुल हमीद, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला मुकामों पर पहुँचाए और हमेशा अमर रहे। बहुत शुक्रिया।